ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार में बैठा रोहित काफी देर तक सोचता रहा कि वो अपने ड्राइवर से क्या कहे। रोहित यही सोच रहा था कि वो अपने ड्राइवर को कैसे कहे कि वो कहाँ जाना चाहता था। जब ड्राइवर ने देखा कि रोहित काफी देर तक खामोश था तो वो काफी कंफ्यूज हो गया और पीछे मुड़कर रोहित से पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? इतना कहने के बाद ड्राइवर चुपचाप रोहित को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे, इसलिए वो चुप होकर रोहित के जवाब का इंतजार करने लगा। इस बार रोहित ने अपना गला साफ करते हुए ड्राइवर से कहा, एक काम करो, तुम जरा गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर ले चलो। जैसे ही ड्राइवर ने रोहित की ये बात सुनी, ड्राइवर पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी ले जाने लगा। रोहित के दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। रोहित बस अब एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता था कि अनिका का वो कौन सा नया दोस्त था जिससे मिलने के लिए अनिका इतनी बेचैन हो रही थी। वहाँ बच्चों के बेडरूम में काफी उथल पुथल मच रही थी। दोनों भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को कैसे समझाए कि पिछले 2 दिनों से वो अपने एक दिन पहले की याददाश्त इरेज करती जा रही थी। रिया अपने दोनों भाइयों से काफी नाराज थी। दोनों भाइयों ने रिया से वादा नहीं किया था, जो देखकर रिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। रिया अपने बिस्तर पर बैठी अपने पांव सिकोड़कर अपने दोनों भाइयों से कहने लगी, अगर तुम लोग नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही वहाँ गुलेरिया हाउस में जाऊंगी और इस बात का पता लगाकर रहूंगी कि वहाँ पर कौन छिपा बैठा है जो बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह लगता है। तुम लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे पागल ही समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, मगर इतना समझ लेना कि जिस दिन मैं मम्मा जैसी ही दिखने वाली उस आंटी को सबके सामने लेकर आऊंगी तब तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। रिया की ऐसी हालत देखकर दोनों भाई अपनी जगह से उठकर यहाँ वहाँ घूमने लगे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनको पता था कि अगर ये बात रोहित को पता चली तो फिर रोहित दोनों भाइयों को बहुत डांटेगा। रोहित का डर दोनों के मन में था। दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित दोनों भाइयों के मुकाबले रिया से ज्यादा प्यार करता था और उसके ऊपर आंच भी नहीं आने दे सकता था। रिया की हालत एलेक्जेंडर और आर्यन से देखी नहीं जा रही थी। दोनों काफी देर तक मन ही मन ये भी सोचने लगे कि कहीं रिया मजाक तो नहीं कर रही थी, मगर वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रिया इतनी देर तक मजाक नहीं कर सकती थी। वैसे रिया को एक्टिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, मगर वो दोनों भाई ये भी जानते थे कि अभी रिया इतनी नेचुरल एक्टर्स नहीं हुई थी कि इतनी देर तक इतने कन्विक्शन के साथ कोई कैरेक्टर इतनी बखूबी पकड़ के रख सके। रिया की स्थिति दोनों भाई पूरी तरह से समझ चुके थे और उनको ये भी समझ आ गया था कि रिया कोई एक्टिंग या मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वो पूरी तरह से पिछले एक दिन की याद भूल गई थी। इससे पहले भी दोनों भाइयों ने रिया को कई बार एक्टिंग करते हुए देखा था, मगर हर बार उन्हें इस बात का डर लगता था कि कहीं रिया की वजह से रोहित के सामने सारा भांडा फूट जाए और बच्चों का सीक्रेट रोहित के सामने खुल न जाए। मगर आज रिया के रिएक्शन देखकर, उसके हाव भाव देखकर वो दोनों भाई समझ गए थे कि रिया किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं कर रही थी। रिया सचमुच दूसरे दिन भी जागने के बाद पहले दिन की याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। तब फिर से आर्यन को वही नुस्खा याद आया जो उसने पिछले दिन अपनाया था। रिया ने अपना सर अपने दोनों घुटनों के बीच फंसा कर रखा था। मन ही मन वो अपने दोनों भाइयों से काफी नाराज थी कि उसके दोनों भाई उसके मिशन पर उसका साथ नहीं देना चाहते थे। तभी आर्यन ने रिया का फोन उठाया और रिया से कहा, रिया जरा देखो इसमें क्या तारीख है। आर्यन की इस बात पर रिया ने आर्यन को घूर कर देखा। आर्यन भी चुपचाप रिया को देख रहा था। ये देख रिया काफी चिढ़ गई और आर्यन का हाथ झटकते हुए कहने लगी, मुझे अच्छी तरह से याद है आज कौन सी तारीख है। तुम लोग मुझे पागल समझ रहे हो ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर मैं पागल नहीं हूँ। मुझे सब कुछ याद है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज कौन सी तारीख है। इस बार एलेक्जेंडर ने भी आगे आते हुए रिया से कहा, तो रिया एक बात बताओ कि आज कौन सी तारीख है? अपने भाइयों की ये बात सुनकर रिया काफी कंफ्यूज और हैरान लग रही थी। रिया इस बात से काफी ज्यादा निराश थी कि उसके दोनों भाई अब चुपचाप
ये समझने लगे कि रिया पागल हो चुकी थी और उसे तारीखों के बारे में भी कुछ याद नहीं था। जब रिया के इस तरह के रिएक्शन दोनों भाइयों ने देखे तो आर्यन ने रिया का मोबाइल उसकी आंखों के सामने फ्लैश करते हुए कहा, जरा पढ़ो, इसमें क्या तारीख है। रिया के समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन उसे ऐसा करने को क्यों कह रहा था, मगर जब रिया की नजरें अपने मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो रिया हैरान रह गई। रिया के मन में जो तारीख थी उसके 2 दिन बाद की तारीख मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी। रिया ने बड़े ही धीरे से मोबाइल फोन अपने हाथ में लिया और घूर घूर कर फोन स्क्रीन की ओर देखने लगी। रिया की समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता था कि एक रात बीतते ही 2 तारीख बदल गई थी। रिया ने हैरान होकर अपने दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, क्या मैं इतनी देर तक सोई थी? कहीं मुझे मम्मा की तरह कोई सोने की बीमारी तो नहीं हो गई है? तीनों बच्चे ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका ने डिलीवरी के बाद इतनी वीकनेस महसूस की थी और उसके शरीर से इतना ब्लड लॉस हुआ था कि अनिका के शरीर को आम इंसान के मुकाबले ज्यादा नींद की जरूरत थी। मगर जब रिया को पता चला कि उसके सोने और जागने के दरमियान 2 तारीखें बीत गई थी तो रिया को भी मन ही मन ये डर लगने लगा कि उसे भी उसी तरह की बीमारी हो गई थी जिस बीमारी से अनिका इतने साल गुजर रही थी। रिया के चेहरे पर परेशानी देखकर अलेक्जेंडर ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रिया, हम दोनों इस वक्त में जो कहने जा रहे हैं वो सुनकर तुम बहुत घबरा जाओगी, मगर यकीन मानो हम भी अभी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, मगर तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरी बात सुनना। ये कहने के बाद दोनों भाइयों ने धीरे धीरे रिया को वो सारी बातें बताना शुरू किया जो पिछले 2 दिनों में उन तीनों भाई बहन के साथ हुई थी। जब दोनों भाई मिलकर रिया को समझा रहे थे तब अचानक ही बच्चों के कमरे का दरवाजा खुल गया। अनिका जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अनिका ने देखा कि तीनों बच्चे काफी ज्यादा शॉक नजर आ रहे थे और सबसे ज्यादा हैरानी और घबराहट रिया के चेहरे पर नजर आ रही थी। दोनों भाई रिया को जो बातें बता रहे थे वो सुनकर रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। वो यही सोच रही थी कि पिछले 2 दिनों में इतना कुछ हो चुका था। और जब तीनों बच्चों ने अनिका को अंदर आते हुए देखा तो तीनों बच्चे के चेहरे से रंग उड़ गया। दोनों भाई ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उन तीनों की जिंदगी में पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वो बातें रोहित और अनिका को नहीं पता चलनी चाहिए। मगर कमरे के दरवाजे पर खड़ी अनिका को देखकर दोनों भाई गहरी सोच में डूब गए। दोनों यही सोचने लगे कि कहीं अनिका ने उनकी कोई बात सुनी तो नहीं थी। तीनों बच्चों का मुंह खुला का खुला रह गया था। तीनों बच्चों की इस पोजीशन को देखकर अनिका ने कहा, क्या हुआ? तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, कहीं मेरी तरह तुम्हारी भी तो याददाश्त चली नहीं गई? अनिका की ये बात सुनकर तीनों बच्चों ने अचानक ही अपना होश संभालते हुए एक दूसरे की ओर देखकर और अपने चेहरे पर झूठ मूठ की हंसी की मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अनिका की इस बात का क्या जवाब देना चाहिए, जबकि सच बात तो ये थी कि रिया भी कुछ कुछ उसी परिस्थिति में थी जिस परिस्थिति से अनिका गुजर रही थी। रिया को तो ये भी नहीं पता था कि उसके भाई जो कुछ भी कह रहे थे वो सच भी था या दोनों भाई मिलकर अपनी बहन के साथ कोई शरारत कर रहे थे। मगर आर्यन और अलेक्जेंडर ने रिया को जो सबूत दिए थे उससे रिया को ये बात साफ हो गई थी कि वो दोनों भाई जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। तीनों बच्चे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जिससे कैसे बाहर निकला जाता है वो खुद तीनों बच्चे नहीं जानते थे। अपनी माँ को सामने देखकर उन तीनों बच्चों की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अनिका ने भी जब तीनों बच्चों के चेहरे की घबराहट देखी तो उसे लगा कि जरूर बच्चे किसी तरह के टेंशन में थे। मगर इससे पहले कि वो अपने कदम बच्चों की ओर आगे बढ़ाती और बच्चों से किसी तरह का कोई सवाल पूछ सकती, अनिका के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। अनिका ने देखा कि बिक्की ने उसे मैसेज किया था जिसमें लिखा था, कम डाउन, आई एम वेटिंग फॉर यू। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बिक्की जरूर कोई न कोई इम्पोर्टेंट खबर लेकर आया था जो कुसुम के केस से रिलेटेड थी। अनिका भी जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि आखिर बिक्की क्या खबर लेकर आया था। उसके लिए फोन में ओके मैसेज टाइप करने के बाद अनिका बच्चों के पास गई और कहने लगी, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? नाश्ता वही टेबल पर रखा है, आप लोग फ्रेश हो जाओ, ब्रश करने के बाद नाश्ता कर लेना।
तीनों बच्चे अभी भी काफी ज्यादा शौक में थे। ऐसे में अलेक्जेंडर ने होश संभालते हुए अनिका से कहा, बिल्कुल बिल्कुल मम्मा, वो एक्चुअली हम लोग तीनों अभी अभी जागे हैं ना। अभी कुछ ही देर में फ्रेश होने के बाद हम नाश्ता करने आ जाएंगे। मम्मा आप नाश्ता कर लीजिए। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली बच्चों, मुझे अभी कुछ देर के लिए नीचे कैफेटेरिया में जाना है। मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगी। आप लोगों को कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं यहीं पर हूँ। जैसे ही अनिका ने बच्चों से ये बात कही, बच्चे अचानक राहत महसूस करने लगे। अनिका कहीं बाहर जा रही थी, ये सुनकर तीनों बच्चों की जान में जान आई। तीनों अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अनिका ने उससे कोई सवाल किया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अगर अनिका ने पिछले दिन की कोई बात पूछी और अगर रिया उस बात का ठीक तरह से जवाब ना दे पाई तो अनिका को शक हो सकता था। और तीनों बच्चे कहीं न कहीं ये जानकर काफी राहत महसूस कर रहे थे कि अनिका कहीं बाहर जा रही थी। अलेक्जेंडर ने सिचुएशन को संभालते हुए अनिका से कहा, हाँ मम्मा, आप बेफिक्र होकर बाहर जाइए। बड़ा भाई होने के नाते मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। यू डोंट वरी मम्मा, आप जाइए। अनिका को भी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर एक तरह से अनिका को टालना चाहता था, मगर इस वक्त अनिका के पास ये सोचने का वक्त नहीं था कि बच्चे आखिर क्या शरारत कर रहे थे। अनिका ने तीनों बच्चों से बाय कहा और दरवाजा बंद करके प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन दरवाजे पर चली गई। अनिका अब इस गहरी सोच में डूब गई कि वो इस बार बाहर जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या जवाब देगी। रोहित भी होटल में मौजूद नहीं था। रोहित अनिका को ये कहकर गया था कि रोहित सन्नी से मिलने हॉस्पिटल जा रहा था। ऐसे में अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या बहाना देकर कैफेटेरिया में जाए, मगर अनिका जानती थी कि उसे कोई न कोई बहाना जरूर बनाना था। इसलिए अनिका ने एक ही झटके से मेन डोर का लॉक खोला और तेजी से प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकली। अनिका के बाहर निकलते ही रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर काफी अलर्ट हो गया। उसने अनिका के पास आकर झुककर बड़ी ही पोलाइटली पूछा, यस मैम, क्या आपको कुछ काम है? उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के चेहरे की मुस्कान देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहीं न कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनिका को कोई बहाना बनाकर जरूर होटल से बाहर जाने की फरमाइश करेगी। अनिका जैसे ही बाहर आई, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देखकर अचानक अनिका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाकर बाहर निकले, मगर तभी अचानक अनिका के मुंह से निकल गया, वो मैं कैफे में जाकर कॉफी पीना चाहती हूँ। अनिका को यही बहाना सबसे सेफ लगा जिस पर कोई भी जल्दी से विश्वास कर सकता था। इसके अलावा इस वक्त अनिका के मन में कोई और बहाना नहीं आ रहा था। एक तरह से अनिका का दिमाग इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रहा था। वहीं जैसे ही अनिका ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से ये बात कही, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने फिर से अपनी कमर झुकाकर बड़े ही अदब से अनिका से कहा, यस मैम, प्लीज। इतना कहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुस्कुराने लगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका के साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड को जरूर भेजेगा, मगर अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि इस बार खुद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका का पीछा करते हुए अनिका के साथ लिफ्ट तक आ पहुंचा था। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आज मैं आपके साथ चलता हूँ। यहाँ ये लोग बच्चों की हिफाजत के लिए तैनात रहेंगे। डोंट वरी अबाउट किड्स। यहाँ के गार्ड्स उनकी देख रेख करेंगे। इतना कहने के बाद वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फिर से मुस्कुराने लगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और उसे क्या जवाब दे। मन ही मन अनिका नहीं चाहती थी कि वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ कैफे तक जाए। अनिका कैफे में अकेले जाना चाहती थी, पर ये इस वक्त पॉसिबल नहीं लग रहा था। आखिर में अनिका ने खुद को समझा लिया और फिर उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर से लिफ्ट की ओर पलटकर लिफ्ट का इंतजार करने लगी। अनिका के जहन में बस एक ही बात चल रही थी। इस वक्त वो यही सोच रही थी कि वो किस तरह से बिक्की से मिलेगी और इस बार बिक्की क्या बेस बदल कर अनिका से मिलने वाला था। इसी के साथ अनिका ये भी जानना चाहती थी कि आखिर बिक्की क्या इंफॉर्मेशन लेकर आया था कुसुम के केस के बारे में।
अनिका को पूरा भरोसा था कि विक्की इस केस को फिर से रीओपन करा कर ही रहेगा और कुसुम को इंसाफ दिला कर ही रहेगा। अनिका इस वक्त मन में यही सोच रही थी और कहीं न कहीं ये सोचकर खुश हो रही थी कि करण गुलेरिया ने बड़ा ही सही वकील भेजा था। अनिका जहां विक्की और कुसुम के केस के बारे में सोच रही थी, वहीं अनिका का इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं था कि रोज के मुकाबले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ अलग तरीके से अनिका से पेश आ रहा था। कहीं न कहीं अनिका के पास ये सोचने का वक्त नहीं था, जो बस इस वक्त ये सोच रही थी कि आखिर वो विक्की से मिलेगी कैसे और विक्की उसे क्या खबर देगा। वहीं अनिका के ठीक पीछे खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बस चुपचाप खड़ा था और पूरी तरह से सावधान था। उसे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से पता थी। वो इस वक्त मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था, पर उसके चेहरे के भाव से वो काफी शांत लग रहा था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गए। जब लिफ्ट सेकेंड फ्लोर पर पहुंची तो लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका की आंखों के चारों ओर विक्की को ढूंढने लगी। कभी अनिका दाईं ओर देखती तो कभी बाईं ओर। अनिका की आंखें बेचैन नजर आ रही थी। इस वक्त अनिका के हाव भाव कुछ इस कदर हो गए थे कि उसे कोई भी देखता तो कह देता कि अनिका किसी को तलाश रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बड़ी ही बारीकी से अनिका की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी अब तक समझ गया था अनिका जरूर किसी न किसी का इंतजार कर रही थी, और अब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को ये भी यकीन हो गया था कि कहीं न कहीं उसके बॉस का शक बिल्कुल सही था। जरूर कोई ऐसी बात थी जो अनिका रोहित से छुपा रही थी। कुछ देर लिफ्ट से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखने के बाद अनिका कैफेटेरिया की ओर आगे बढ़ने लगी। कैफेटेरिया में दाखिल होने के बाद अनिका अपने रेगुलर टेबल पर जाकर बैठ गई। अनिका को वहां आया हुआ देखकर कैफेटेरिया का सीनियर मैनेजर दौड़कर अनिका के टेबल के पास आया और कहने लगा, मैम आपकी वही रेगुलर कॉफी। अनिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया और मैनेजर तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ किचन की ओर चला गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका से कुछ कदम दूर अपने हाथों में स्टेन गन पकड़कर खड़ा हो गया। इस बार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल कुछ बदल गया था। हमेशा रोहित और उसके परिवार की हिफाजत का इंचार्ज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आज किसी और मिशन को लेकर ही अनिका के साथ कैफेटेरिया में आया था। आज अपने बॉस का वफादार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी मालकिन पर जासूसी करने आया था, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो किसी तरह की जासूसी करने आया था। अपनी ड्यूटी निभाते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका की हर हरकत पर भी नजर रख रहा था। हालांकि वो अनिका के पीछे खड़ा था, मगर अनिका के रिएक्शन वो अच्छी तरह से समझ पा रहा था। अनिका काफी बेचैन थी और यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जानता था कि अनिका उसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए धीरे से अपनी जेब से मोबाइल लेकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को मैसेज टाइप किया, वी आर एट द कैफेटेरिया। पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे रोहित का मोबाइल फोन जब बीप हुआ तो जल्दी से रोहित ने अपना मोबाइल फोन निकालकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था वी आर एट द कैफेटेरिया। ये मैसेज पढ़कर रोहित काफी हैरान हो गया। रोहित ने सोचा था कि अनिका शायद होटल से बाहर निकलकर कहीं दूर किसी से मिलने जाएगी, मगर अनिका तो कैफेटेरिया में ही थी। ये बात रोहित की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जब रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का मैसेज पढ़ा तो कहीं न कहीं रोहित ने भी राहत की सांस ली। रोहित को अब अपनी सोच पर पहले से ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा था। रोहित मन ही मन ये सोचने लगा कि कल रात से उसके मन में और दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। लेकिन अगर ये बात सच थी कि अनिका अपने कमरे से निकलकर सिर्फ कैफेटेरिया जाना चाहती थी, तो इसमें कोई शक करने की जैसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है सचमुच अनिका का कोई दोस्त उससे कैजुअली मिलने आ रहा हो या आ रही हो, मगर फिर भी रोहित को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अनिका को रोहित से ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी। अभी भी इस बात का पता नहीं चला था कि अनिका से कौन मिलने आ रहा था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रिप्लाई करते हुए रोहित ने मैसेज में टाइप किया, ओके। वहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका की सेफ्टी के साथ साथ अनिका की हरकतों पर भी अच्छी तरह से नजर रख रहा था। अनिका काफी बेचैन नजर आ रही थी। कुछ देर में अनिका के टेबल पर उसकी फेवरेट कॉफी सर्व की गई। कॉफी सर्व करने के बाद वो सीनियर मैनेजर ने झुककर बड़ी ही अदब से अनिका से पूछा, एनीथिंग टू गो विथ कॉफी मैम।
अनिका के कानों पर वो सीनियर मैनेजर की आवाज तो पड़ी थी, मगर अनिका की नजरें मेन डोर से लेकर लिफ्ट और लॉबी तक घूम रही थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर विक्की कहाँ था और इस बार कौन से बेस में अनिका से मिलने आ रहा था। जब सीनियर मैनेजर ने दोबारा अनिका से पूछा, मैम वुड यू लाइक हैव टू एनीथिंग विथ कॉफी, तब अनिका ने अचानक झटके से अपना होश संभालते हुए सीनियर मैनेजर की ओर देखा और कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनिका की बात सुनते ही सीनियर मैनेजर झुककर वहां से चला गया। अनिका बारी बारी से कभी कैफेटेरिया के मेन डोर की तरफ देखती तो कभी लिफ्ट के आसपास की लॉबी में नजर डालती। कॉफी का मग अपने हाथ में पकड़कर अनिका बार बार कभी अपनी कॉफी को देखती तो कभी मेन डोर की तरफ अपनी नजर डालती। अनिका एक बात नहीं जानती थी कि अनिका के ठीक सामने एक आईना था, जिसमें अनिका का चेहरा अनिका के पीछे खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छी तरह से देख पा रहा था। अनिका की आंखों की बेचैनी से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को ये पता लग चुका था कि अनिका किसी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक कैफेटेरिया के टेबल पर बैठा एक बुजुर्ग अचानक अपने हाथों में कॉफी मग पकड़कर मैनेजर के काउंटर की तरफ आने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या बकवास कॉफी बनाया है तुम लोगों ने? अरे इतना ज्यादा पैसा लेते हो लेकिन कॉफी इतनी बकवास क्यों बनाते हो? अरे 5 स्टार होटल में रुकते हैं हम इसके लिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे सर्विस मिले और अच्छे से अच्छा खाना मिले, मगर क्या फायदा इतने पैसे खर्च करने का जब हमें सर्विस ही ठीक ना मिली हो। उस बुजुर्ग को इस तरह से बात करते हुए देखकर काउंटर पर खड़ा मैनेजर काफी हैरान हो गया। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के कैफेटेरिया की कॉफी को आज तक कभी किसी ने बुरा नहीं कहा था, मगर जो बुजुर्ग अपने हाथों में एक बड़ी पतली सी वॉकिंग स्टिक पकड़कर आ रहे थे, उनके चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक 75-80 साल के पारसी बाबा थे, जो शायद अकेले ही मनाली छुट्टी मनाने आए थे। अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी काउंटर के पास आकर जोर से जमीन पर पटकते हुए वो मैनेजर से कहने लगे, ऐ मैनेजर, ये क्या सर्विस है तुम लोगों का? आए इतना बड़ा होटल खोला है, इतना ज्यादा पैसा लेता है, फिर सर्विस क्यों नहीं देता है? उन पारसी बाबा की बात सुनकर मैनेजर काउंटर के पीछे से आगे आकर कहने लगा, सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई तो मैं आपको दूसरी कॉफी सर्व कर देता हूँ, मगर सर लेट मी एश्योर वन थिंग्स, हमारे कैफेटेरिया की कॉफी पूरे मनाली में काफी फेमस है। यहाँ तक कि देश विदेश से आए हुए मेहमान भी हमारी कॉफी पीना बेहद पसंद करते हैं। हमारे कॉफी बीन्स सीधे कैलिफोर्निया से इंपोर्ट किए जाते हैं और ये बेस्ट क्वालिटी की कॉफी बीन्स हैं। मैनेजर की बात सुनकर वो बुजुर्ग पारसी बाबा कहने लगे, आए बीन बीन, क्या करता है तुमको? मैं क्या कोई नागिन लगता हूँ जो तुम बीन बजाएगा और मैं इधर नागिन डांस करने लगेगा? उन पारसी बाबा के गेटअप को देखकर धीरे धीरे अनिका की आंखें चौड़ी होने लगी थी। अनिका समझ गई थी कि विक्की एक और बेस बदलकर अनिका से मिलने आया था। जो पारसी बाबा इस वक्त काउंटर पर मैनेजर के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि विक्की था, जो बेस बदलकर अनिका को मिलने आया था। विक्की की पहचान होते ही अनिका ने पीछे मुड़कर अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर देखा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर काउंटर पर चल रहे धमाल को देखने में ही बिजी था। अनिका समझ चुकी थी कि विक्की का ये इस तरह का इशारा था। विक्की वहां अनिका को मिलने आया था और विक्की भी कोई न कोई वजह ढूंढ रहा था कि वो किस तरह अनिका से बात कर सके और अपना मैसेज अनिका तक पहुंचा सके। वहां विक्की, जिसे लोग एक बुजुर्ग पारसी बाबा समझ रहे थे, उसके आसपास होटल के स्टाफ की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को अपने आसपास देखते हुए विक्की ने फिर से अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, अरे सारे लोग मेरे को घेर के क्यों खड़े हो गए? क्या तुम लोग मेरे पर हमला करने वाले हो? देखो मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे को डराने की कोशिश की तो ना। आगे बोलने से पहले विक्की ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और फिर अचानक ही अपने हाथ नीचे लेते हुए कहा, तो मैं बहुत घबरा जाएगा। ये सुन वहां मौजूद सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी सीनियर मैनेजर ने अपने पीछे खड़े एक जूनियर मैनेजर की ओर देखा और आंखों से कुछ इशारा किया। तभी कैफेटेरिया की जूनियर मैनेजर ने बड़ी ही पोलाइट आवाज में विक्की से कहा, नहीं नहीं सर प्लीज, हम आपको घबराने के लिए यहाँ नहीं आए, हम तो आपको सर्व करने के लिए आए हैं। देखिए सर, आपको अगर कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी तो मैं अभी कॉफ़ी बदल देती हूँ,
मगर प्लीज सर, यहाँ आसपास हमारे काफी गेस्ट बैठे हैं। अगर आप इस तरह से बातें करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे होटल में देश विदेश के गेस्ट आते हैं। जरा सोचिए, विदेश से आए मेहमान पर हमारे क्या इम्प्रेशन पड़ेगी। उस जूनियर मैनेजर लड़की की बात सुनकर विक्की ने फिर से अपने हाथ हवा में उछालते हुए कहा, अरे इम्प्रेशन इम्प्रेशन क्या करती है दीकरा? अरे विदेश के मेहमानों के सामने तो अपना देश का इम्प्रेशन एकदम नंबर 1 हो गया है। इसलिए तो देखो तुम्हारे होटल में आज कितना सारा फॉरेन टूरिस्ट दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि विक्की अपनी बात आगे बढ़ाता, विक्की के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। अपनी कार में बैठे रोहित काफी देर तक अपनी फोन स्क्रीन पर देखता रहा, मगर जब उसे कोई मैसेज नहीं आया तब उसने अपना फोन अनलॉक किया और इससे पहले कि वो अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन लगाने की कोशिश करता, ड्राइवर ने रोहित को आवाज देते हुए कहा, सर हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। तभी रोहित को एहसास हुआ कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था, मगर रोहित खुद नहीं जानता था कि वो पुलिस स्टेशन क्या करने आया था। इस वक्त उसका मन बेचैन था। अंदर ही अंदर रोहित के मन में अनिका को लेकर कई सारे सवाल घूम रहे थे। इन सवाल के अलावा रोहित कहीं न कहीं गिल्ट भी फील कर रहा था। रोहित को कभी लग रहा था कि उसे अनिका का फोन इस तरह छुप कर नहीं देखना चाहिए था, तो कभी उसे लग रहा था कि उसने जो किया सही किया। रोहित अभी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि तभी रोहित के ड्राइवर ने उससे कहा, सर हम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, आपको कहीं और जाना है क्या? ड्राइवर की बात सुनते ही रोहित अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने देखा उसका ड्राइवर उसी को देख रहा था। इससे पहले कि रोहित ड्राइवर को और कोई बहाना दे पाता, पुलिस स्टेशन की चौखट पर खड़े इंस्पेक्टर गिरिवाल ने रोहित को कार में बैठा हुआ देख लिया। शुरू में तो इंस्पेक्टर गिरिवाल को थोड़ा सा शक हुआ और वो ये सोचने लगा कि इस वक्त रोहित पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा है, पर फिर वो रोहित को देखते ही तेजी से रोहित की कार के पास आए और रोहित की कार का दरवाजा खोलकर बड़े ही अदब से रोहित को कार से बाहर आने का इशारा किया। फिर रोहित ने अपना फोन अपनी जेब में रख दिया और न चाहते हुए भी अपनी कार से उतर गया, पर कहीं न कहीं वो अभी भी कंफ्यूज नजर आ रहा था और वो ये सोच रहा था कि पुलिस स्टेशन क्यों आया था, और अगर यही सवाल इंस्पेक्टर ने पूछ लिया तो फिर वो क्या जवाब देगा। वही रोहित को कार से उतरा हुआ देखकर इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अपने सर से टोपी निकाली और कहा, कहिए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? इंस्पेक्टर गिरिवाल वैसे तो काफी ज्यादा हताश और निराश थे। ये भाव उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। विक्की ने पिछले दिन आकर जो भी कारनामे किए थे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद वो काफी ज्यादा सख्ती आ गए थे। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर गिरिवाल को इस बात का डर था कि विक्की धोखा देकर जो छानबीन करके गया था पुलिस स्टेशन से, वो बात अगर लोगों में फैली तो इंस्पेक्टर पर भरोसा रखकर काम सौंपने वाले लोग उनसे बहुत नाराज हो जाएंगे। रोहित भी उन्हीं में से एक था। अपनी कार का दरवाजा बंद करते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर गिरिवाल से कहा, नहीं कुछ नहीं, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे पूछता चलूं कि वो लड़की शर्मिला कैसी है और क्या कर रही है। रोहित का सवाल सुनते ही इंस्पेक्टर गिरिवाल ने राहत की सांस ली। उनके मन में जो डर था, रोहित ने वैसा कोई सवाल नहीं पूछा था। रोहित इस वक्त इंस्पेक्टर गिरिवाल के ठीक सामने खड़ा था और इंस्पेक्टर न चाहते हुए भी रोहित के सामने खुद को नॉर्मल रखना चाहता था। इंस्पेक्टर गिरिवाल जानता था कि रोहित का दिमाग कितना तेज था, इसलिए अगर रोहित को इंस्पेक्टर पर थोड़ा सा भी शक हो जाता तो रोहित उसकी पूरी जान ले लेता। तभी इंस्पेक्टर ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे साहब, वो लड़की तो कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते ही रोहित हैरान हो गया। रोहित ने इंस्पेक्टर गिरिवाल से पूछा, क्या हुआ उसे, और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आज अगर मैंने तुमसे उस लड़के के बारे में नहीं पूछा होता तो मुझे ये भी पता नहीं चलता। खैर बताओ, उसे क्या हुआ? इंस्पेक्टर गिरिवाल के साथ पिछले दिनों में क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें अगर इंस्पेक्टर रोहित को बताता तो उसे यकीन था कि रोहित उन्हें बेवकूफ समझता और आगे से इंस्पेक्टर गिरिवाल को कोई काम नहीं सौंपता। इसलिए अपने चेहरे पर झूठ मूठ मुस्कान लाते हुए इंस्पेक्टर गिरिवाल ने रोहित से कहा, अरे कुछ नहीं सर, दरअसल बात यह है कि अपने भाई की जुदाई में वो लड़की कई दिनों से खाना पीना ही भूल गई थी। अब मुंह में एक अन्न का निवाला नहीं और गले से पानी न उतरा हो तो इंसान की क्या हालत हो जाती है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं।
ये तो अच्छा हुआ कि आप ही की ड्यूटी निभाते निभाते हम एक दिन भूले भटकते उसके घर पर पहुंच गए और हमने देखा कि ये लड़की अधमरी हालत में अपने घर की फर्श पर पड़ी थी। फिर क्या था, मैंने खुद उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी जान बचाई है। वैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि कमजोरी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। उसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए शरीर में काफी वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए और इसीलिए डॉक्टर ने सलाह देते हुए कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में ही रहने का मशवरा दिया है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए सर, हमारी नजरें उस पर बनी हुई है। वैसे तो रोहित कोई बहाना ढूंढ रहा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकलने का, और ना ही रोहित को शर्मिला की अगली चाल की कोई चिंता थी, क्योंकि रोहित ने शर्मिला की छानबीन का मैटर मयूर गुलेरिया को सौंप रखा था। और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मयूर गुलेरिया चाहे कुछ भी हो जाए उस असलियत तक पहुंचकर जरूर रहेगा कि आखिर शर्मिला कौन थी और सनी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के पीछे उसका क्या मकसद था। मगर इस वक्त रोहित का दिमाग इन सारी बातों से दूर अनिका के अनजान दोस्त पर अटका हुआ था। रोहित बार बार अपने फोन स्क्रीन पर देखकर ये चेक कर रहा था कि कहीं उसे उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कोई मैसेज तो नहीं भेजा था। काफी देर तक रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित को कोई मैसेज नहीं भेजा। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रोहित को पक्का यकीन था कि उसने अनिका के मोबाइल में अनिका को ये मैसेज पढ़ते हुए देखा था, जिसमें लिखा था मीट यू टुमारो। रोहित बार बार उस मैसेज को याद करने की कोशिश कर रहा था। रोहित को यकीन हो गया था कि वो जो कुछ भी सोच रहा था वो उसके दिल की गलतफहमी नहीं थी, बल्कि सचमुच रोहित ने अनिका के मोबाइल फोन में उस तरह का मैसेज पढ़ा था। यहाँ इंस्पेक्टर गिरिवाल शर्मिला के बारे में खबर सुना रहे थे, वहाँ रोहित का ध्यान अपने मोबाइल फोन पर डटा हुआ था। कुछ देर तक इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद रोहित से रहा नहीं गया और रोहित ने इंस्पेक्टर गिरिवाल की ओर इशारा करते हुए कहा, एक मिनट रुक जाओ। ये कहने के बाद रोहित इंस्पेक्टर गिरिवाल से कुछ दूरी पर चला गया और रोहित ने सीधे अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉल लगा दिया। कुछ देर तक रिंग बजने के बाद जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कॉल कनेक्ट किया तो रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कहो कहाँ हो तुम। रोहित के कानों पर बैकग्राउंड से काफी जोर जोर की आवाजें पड़ रही थी। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दबी हुई आवाज में कहा, सर हम यही कैफेटेरिया में हैं। एक्चुअली यहाँ कैफेटेरिया में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। किसी बुजुर्ग को हमारे कैफेटेरिया की कॉफी पसंद नहीं आई और वो यहाँ पर एक बड़ा हंगामा कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। हमारे स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें काफी देर तक समझाने की कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार नहीं है और उनकी वजह से बाकी सारे गेस्ट भी काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित को ये सारी बातें कह रहा था, मगर रोहित को ये सारी बातें सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। रोहित जानना चाहता था कि अनिका से मिलने कोई आया था या नहीं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात बीच में काटते हुए रोहित ने पूछा, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या अनिका वहाँ किसी से मिलने आई है। मेरा मतलब है, क्या कोई अनिका को वहाँ मिलने आया है या आई है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि उसका बॉस उसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा था। तभी दबी हुई आवाज में जवाब देते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से मैम यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आई हैं। आप तो मैडम की हालत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती होंगी, इसीलिए कभी कभार इस कैफेटेरिया में आकर अपने साथ वक्त गुजारती हैं। अभी तो हम यहीं पर हैं, मगर कोई मैडम से मिलने आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहने के बाद उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने आगे कहा, वैसे सर, भले ही मैडम की यादाश्त चली जा चुकी है, मगर लोगों को कन्विंस करने की काबिलियत मैडम में कूट कूट कर भरी है। रोहित ने जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, आपको जानकर ताजुब होगा कि जो बूढ़े पारसी बाबा किसी की बात नहीं मान रहे थे, जब अनिका मैडम ने उनसे कुछ देर बात की तो वो बिल्कुल शांत हो गए। आज अगर हम लोग यहाँ कैफेटेरिया में मौजूद ना होते तो पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या कर देते। सर, वो तो इतने भड़क गए थे कि मुझे तो लग रहा था कि वो कहीं हमारी होटल पर केस ही ना कर दें। शक्ल से काफी रईस लग रहे हैं
मगर रवैये से बहुत गुस्सैल मिजाज के हैं। रोहित को ना तो उन पारसी बाबा की रेसी जानने में कोई इंटरेस्ट था और ना ही ये जानने में इंटरेस्ट था कि वहाँ पर उन्हें कॉफी क्यों अच्छी नहीं लगी थी। रोहित बस किसी तरह ये जानना चाहता था कि कौन था वो दोस्त जिससे अनिका रोहित से छुपकर मिलना चाहती थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात पूरी होने के बाद रोहित ने कहा, ठीक है, तुम वहीं रहो और मुझे मैसेज करके बताना कि वहाँ क्या हुआ। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, सर, मुझे लगता है कि मैडम सिचुएशन हैंडल कर लेगी। अब तो वो पारसी बाबा काफी शांत नजर आ रहे हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ये बात सुनते ही रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। रोहित की इतनी ऊंची और तेज आवाज सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसलिए रोहित से इस तरह बात करने पर माफी मांगते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मगर अब समझ गया हूँ सर, आप फिक्र मत कीजिए सर। अगर मैडम से कोई मिलने आएगा तो मैं जरूर आपको मैसेज करके बताऊंगा। तुरंत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर दूसरे हाथ से रोहित ने अपने माथे से बह रहा पसीना पोंछा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित को कभी इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। हालांकि इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित की फोन पर होने वाली बातें तो नहीं सुनी थी, मगर रोहित ने काफी ऊंची आवाज में किसी के साथ बात की थी और इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि ये रोहित का स्टाइल नहीं था। इंस्पेक्टर गिरीवाल धीरे से रोहित के पास गए और अटकती हुई और डरती हुई आवाज में रोहित से पूछने लगे, क्या हुआ सर, आप इतने ज्यादा भड़के हुए क्यों हैं? आज क्या भाभी जी के साथ कोई झगड़ा हो गया आपका? जैसे ही इंस्पेक्टर ने ये बात कही, रोहित ने तेज नजरों से इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर झटके से अपने पांव पीछे लिए और कहा, नहीं, अक्सर मेरा मूड तो तभी खराब होता है जब मेरी घरवाली घर पर मेरी खूब कुटाई करती है, बात बात पर मेरी कुटाई कर देती है। मुझे मैडम को देखकर तो ऐसा लगा जैसे आप लोगों के घर पर तो बिल्कुल शांति बनी होती होगी, मगर आज आपकी हालत देखकर मैं समझ गया कि चाहे आदमी अमीर हो या गरीब, पत्नी के प्रकोप से इस दुनिया में कोई नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, तुम अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें जो काम सौंपता हूँ उसके बदले में तुम मुझसे कोई मोटी रकम वसूल करते हो। इसके अलावा मुझे और कोई फालतू की बात नहीं सुननी है। रोहित के चेहरे पर गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर अच्छी तरह से समझ गया था कि ठीक वक्त नहीं था रोहित के साथ मजाक करने का। रोहित की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने हाथ मसलते हुए कहा, हाँ सर, मैं आपके लिए जो काम करता हूँ उसके बदले में आप मुझे काफी अच्छी मोटी तगड़ी रकम देते हो, लेकिन कभी कभी उसी रकम में हम फ्री में आपके लिए 1-2 ऐसे काम कर देते हैं जिनका शायद आपको कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उससे ऐसी ही बातें क्यों कर रहे थे। रोहित के मन में इस वक्त कई तरह के सवाल चल रहे थे। रोहित ये भी अच्छे से जानता था कि वह इस वक्त इंस्पेक्टर को रौब दिखाकर बात नहीं कर सकता था। रोहित बस मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर के ऐसे बर्ताव करने के पीछे का क्या कारण है। रोहित इंस्पेक्टर को समय से पैसे देते जा रहा था। रोहित अपने मन में ये सब सोच रहा था कि इसी बीच इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मुस्कुराते हुए रोहित की ओर देखा। इंस्पेक्टर अपना दांत दिखाकर रोहित की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रोहित को उसकी ये मुस्कुराहट ठीक नहीं लग रही थी। काफी देर तक जब इंस्पेक्टर ऐसे ही मुस्कुराता रहा तब रोहित झल्ला गया। उसे झल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, आखिर बात क्या है वो बताओ और तुम पहले ये मुस्कुराना बंद करो। रोहित की बात सुने इंस्पेक्टर ने तपाक से कहा, अरे साहब, क्या बात करते हैं, हम पुलिस वालों को बहुत कम ही तो इस तरह खुलकर मुस्कुराने का मौका मिलता है, उसमें भी आप मुस्कुराने नहीं दे रहे। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनते ही रोहित ने उसकी तरफ घूर कर देखा, पर इंस्पेक्टर अब भी वैसा ही खड़ा था जैसे दांत दिखाकर मुस्कुराया जा रहा था। अब रोहित समझ गया था कि बात कुछ और है, नहीं तो इंस्पेक्टर गिरीवाल में इतनी हिम्मत आज से पहले कभी नहीं आई थी कि वो रोहित के मना करने के बाद भी वो काम करे। रोहित अब यही सोचे जा रहा था कि आखिर बात क्या है। रोहित को इस तरह से सोचता हुआ देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा,
सर, हम लोग तो बेईमानी का धंधा भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आपका इतना नमक खाया है तो थोड़ी बहुत नमक हलाली करना भी बनता है। क्यों, सही कहा ना? इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल चुप हो गया। उसकी आंखों में बस इस वक्त एक ही चमक दिखाई दे रही थी। रोहित बड़ी गौर से इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे की मुस्कान देख रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे पर काफी खुराफाती मुस्कान थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या बात है? ऐसा क्या काम कर दिया तुमने मेरे लिए जो इस तरह की बातें कर रहे हो? इतना कहने के बाद रोहित इंस्पेक्टर को देखने लगा। उसके सामने खड़ा इंस्पेक्टर गिरीवाल अब भी वैसा ही खड़ा था। वो कुछ कहता, इतने में रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, ये मत भूलना कि तुम जो भी काम करते हो मेरे लिए या मेरे कहने पर, उसके बदले में तुम्हें मोटी रकम देता हूँ। फ्री में तुम मेरा कोई काम नहीं करते। रोहित ने जैसे ही ये कहा, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने झट से जवाब दिया, हाँ जानता हूँ सर, मैंने कब कहा कि आपका काम मैं फ्री में करता हूँ? ये सुनते ही रोहित ने अपनी बात रखते हुए कहा, तो फिर बताओ, ऐसा क्या काम कर दिया है जो तुम इतने मुस्कुरा रहे हो? मैं भी सुनूं जरा। रोहित का मूड इस वक्त काफी बिगड़ा हुआ था। रोहित के चेहरे से पता चल रहा था कि रोहित इस वक्त कितना गुस्से में था। इसलिए इंस्पेक्टर भी रोहित के साथ ज्यादा गोल गोल बातें नहीं करना चाहते थे। इंस्पेक्टर ने रोहित को इशारा करके पुलिस स्टेशन के बरामदे में बुलाया, जहां कोई नहीं था। पहले तो रोहित को बहुत अजीब लगा, पर फिर वो बरामदे में चला गया। उसे पता था कि इंस्पेक्टर ऐसे ही उसे बुलाएगा नहीं। रोहित बड़े ही गौर से इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे को देख रहा था। इस वक्त रोहित के मन में सवालों का सैलाब आया हुआ था। वो मन ही मन तरह तरह की बातें सोचे जा रहा था। रोहित अब जल्दी से जानना चाहता था कि आखिर इंस्पेक्टर गिरीवाल उसे क्या बताने वाले थे। रोहित धीरे धीरे इंस्पेक्टर गिरीवाल के पास आया और बोला, हाँ बोलो इंस्पेक्टर, क्या बात है? यहाँ क्यों बुलाया तुमने? हम वहाँ भी तो बात कर सकते थे। रोहित ने जैसे ही कहा, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, आप इतने बड़े आदमी होकर नहीं जानते। हर चीज एक समय होता है और जगह होता है। वहाँ मैं आपसे ये बात नहीं कर सकता था, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया। और आप तो जानते ही हैं, मैं सब कुछ कानून के दायरे में रहकर करता हूँ, इसलिए आपको। इंस्पेक्टर गिरीवाल अभी आगे अपनी बात कह पाते, इतने में रोहित ने झल्ला कर कहा, इंस्पेक्टर, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है, जो भी बात है बोलो जल्दी, मुझे और भी काम है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने यहाँ वहाँ देखते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में रोहित से कहा, साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बड़े बड़े घरों में किस तरह के राज छिपे होते हैं, और आपका खानदान तो इस देश का सबसे बड़ा खानदान है, और ऐसे बड़े खानदान में ऐसे कई राज होंगे जो आम लोगों तक नहीं पहुँचने चाहिए। और मैं भी ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ, बस आपकी नमक हलाली करते हुए मैंने भी यही काम किया है। इंस्पेक्टर इतना कहकर चुप हो गए और रोहित की ओर देखने लगे। रोहित को इंस्पेक्टर की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसने हैरानी से कहा, क्या मतलब? साफ साफ कहो, जो भी कहना है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने धीमी आवाज में रोहित से कहा, एक ऐसा गहरा राज है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो आपकी और आपके परिवार की बड़ी बदनामी हो सकती है, मगर मैंने उस राज को बाहर आने से पहले ही रोक लिया। वो राज नदी की तरह पूरे गांव को बहा कर ले जाए, उससे पहले मैंने बांध बनाकर उस नदी को ही बहने से रोक लिया। रोहित काफी हैरान होकर इंस्पेक्टर गिरीवाल को देख रहा था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल उससे क्या कहना चाहते थे। तभी रोहित ने कहा, इंस्पेक्टर, तुम अब दिन में भी नशे करने लगे हो क्या? ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल हैरान हो गया। उसने एक झटके में जवाब दिया, नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं दिन क्या रात में भी जल्दी नशा नहीं करता। वो क्या है ना, हमारी पत्नी को ये चीज नहीं पसंद, और आप तो जानते ही होंगे कि पत्नी के खिलाफ जाने का क्या मतलब हो सकता है। इतना कहते कहते इंस्पेक्टर हंसने लगा। उसकी हंसी रोहित के कानों में चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर अपनी बात इतनी घुमाकर क्यों कह रहा था। रोहित के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों नजर आ रही थी, पर फिर भी उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल से पूछा, तुम किस राज के बारे में कह रहे हो इंस्पेक्टर? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? रोहित की बात सुनी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, सर, आपको हैरानी हो रही होगी,
मगर मैं इस हैरानी को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है उसके पीछे भी कोई ऐसा मकसद होगा जो लोकहित और कल्याण के लिए ही होगा, क्योंकि आपको मैं इतने वक्त से जानता हूँ और इतना तो समझ ही चुका हूँ कि आप जो भी काम करते हैं वो बस लोगों की भलाई के लिए करते हैं। अगर आप जैसे इंसान ना हो तो फिर हम जैसे इंसानों का क्या होगा? अरे मेरी तरह आप हजारों लाखों लोगों का पेट पालते हैं और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि इतना बड़ा कारोबार और इतनी बड़ी रियासत चलाने के लिए कुछ सिपाहियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इंस्पेक्टर ने भी फिर से रोहित को अपनी बात इशारे से कही थी, पर इस बार भी रोहित को कुछ समझ नहीं आया था। रोहित काफी हैरान होकर इंस्पेक्टर गिरीवाल की ओर देख रहा था, मगर इंस्पेक्टर ने जब ये बात कही तब रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। इस बार रोहित काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे इस तरह भड़कता हुआ देखकर इंस्पेक्टर ने फिर से यहाँ वहाँ देखकर इस बात की तसल्ली कर ली कि कोई उनकी बातें सुन नहीं रहा था। फिर अपने हाथ मसलते हुए इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, साहब, वो कुसुम वाले केस में हमने जो आपकी मदद की है वो तो। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया और कहा, चुप हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात तुम्हारी जुबान से कभी नहीं निकलनी चाहिए। आज के बाद मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। रोहित का हाथ धीरे से अपने कॉलर से निकालते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे साहब, जरा तो इस वर्दी का लिहाज कीजिए। अगर किसी ने देख लिया कि आपका हाथ मेरी वर्दी पर है तो जरा सोचिए, कानून की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी लोगों की नजरों में। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनते ही रोहित ने भी धीरे धीरे अपने हाथ नीचे लिए। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे सर, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि कोई भी कभी इस केस के बारे में दोबारा न सुने। इसलिए तो ऐसे केस को दबाने के लिए इतनी मोटी रकम वसूल करते हैं आप जैसे लोगों से। जब इंस्पेक्टर गिरीवाल ने ये बात कही तो रोहित ने अपनी नजरें झुका ली। उसने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल से मुंह फेर लिया। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, अरे साहब, आप तो खामोखा ही शर्मिंदा हो रहे हैं। अरे बड़े बड़े लोगों को इस तरह की छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। वो क्या है ना, मैंने अभी अभी आपसे कहा ना, अगर रियासत के लोगों को खुश रखना है तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को बलि चढ़ानी पड़ती है। अरे ये तो नियम है। यूँ कह लीजिए कि हमारे कानून में कई ज्यादा पुराना एक कानून है इस दुनिया का। जंगल के राजा शेर का पेट पालने के लिए कुछ मासूम जानवरों को अपनी जान देनी पड़ती है, तभी तो शेर जंगल की रखवाली कर पाएगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये बातें रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रोहित ने दोबारा जब मुड़कर इंस्पेक्टर की ओर देखा तो इंस्पेक्टर समझ गए थे कि रोहित उस पर वापस भड़कने वाला था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित को इशारे से रोकते हुए कहा, अरे साहब, आप भड़किए मत। चलिए, आज के बाद दोबारा मैं कुसुम और उसके केस के बारे में कभी आपसे जिक्र भी नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं जो आपसे बात कहने वाला हूँ वो एक अलग ही माजरा है। रोहित काफी हैरानी से इंस्पेक्टर को देखने लगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जरा सोचिए, इस केस के अलावा भी और एक केस है जो होते होते रह गया है और जो आपके घर से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है। रोहित काफी हैरान होकर इंस्पेक्टर को देख रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ मसले और रोहित से आगे कहा, जी साहब, दिमाग पर जरा जोर लगाइए। हो सकता है मैं जिसकी बात कह रहा हूँ वो आपके परिवार का बेहद करीबी हो, चाचा, मामा, फूफा या कोई नजदीकी भाई। रोहित इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखता रहा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जी सर, मैं सनी साहब की बात कर रहा हूँ। सनी का नाम इंस्पेक्टर के मुंह से सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब बातों में आखिर सनी कहां से बीच में आ गया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने फिर से अपने हाथ मसलते हुए यहाँ वहाँ देखा और रोहित की ओर देखकर दबी हुई आवाज में कहा, सर, मैंने सनी सर वाली बात दबा दी है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनने के बाद रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि सनी की कौन सी बात इंस्पेक्टर ने दबा दी थी। इस वक्त रोहित के चेहरे पर हैरानी देखते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे साहब, अब इतने हैरान मत होइए। मैंने कहा ना, कुछ कामों के लिए मैं रकम नहीं वसूलता, बस कर देता हूँ अपना फर्ज समझकर। वो क्या है ना
कि आप सलामत रहेंगे तभी तो हम लोगों के घर चलेंगे। छोटे से शहर में रहते हैं हम लोग, मगर ख्वाब तो हमने भी बड़े बड़े शहरों के देखे हैं। वो सर, मैंने दिल्ली में एक फ्लैट देख रखा था, मगर हमारी तनख्वाह और हमारी औकात से काफी बाहर है वो। मगर क्या है ना, भविष्य में बच्चों को बड़े शहर भेजना है, उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाना है ताकि एक दिन वो आपके और आपके बच्चों के काम आ सके। अब यहाँ रहेंगे, यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी बड़ी कंपनी में उन्हें नौकरी मिलने से रही। रोहित इस बार इंस्पेक्टर गिरीवाल की गोल गोल बातें सुनकर काफी परेशान हो गया। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो और ये पहेलियां बुझाना बंद करो। इंस्पेक्टर समझ गए थे कि अब गोल गोल बातें करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए सीधी बात करते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से कहा, सर, मेरे पास वो फुटेज है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सनी साहब को आप ही ने टेरेस से धक्का दिया था। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर रोहित शॉक हो गया था। रोहित को खुद अपने कानों पर और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोहित के सामने मुस्कुरा रहे इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखते हुए रोहित ने अपने दांत को खींचते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पुलिस में हो तो क्या तुम कुछ भी बकवास करोगे? किसी पर भी कोई भी झूठा इल्जाम लगा दोगे? और एक बात बताओ, तुम सच में ड्यूटी पर पी के आए हो ना? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतना कहने के बाद रोहित इंस्पेक्टर को घूर कर देखने लगा। इस वक्त रोहित का बस चलता तो वो इंस्पेक्टर को अच्छे से सबक सिखा देता, पर वो जानता था कि वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस पर हाथ उठाना ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, इंस्पेक्टर गिरीवाल का मुंह पूरी तरह से उदास नजर आने लगा। उनके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे। रोहित ने 2 बार इंस्पेक्टर को कह दिया था कि वो नशे में थे, जबकि इंस्पेक्टर ने शराब नहीं पी थी। अपनी नजरें झुकाकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने रोहित से कहा, सर, ड्यूटी पर शराब पीने की कहां बात कर रहे हैं आप? और मैं कितनी बार कहूं कि मैं शराब नहीं पीता, इतनी जल्दी और ड्यूटी पर हरगिज भी नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने रोहित की ओर देखकर आगे कहा, आजकल तो बिना पिए ही वो सजा पा रहा हूँ जो काला पानी में भी किसी कैदी को नहीं दी जाती। जीना हराम हो गया है साहब। खैर, आप क्या जाने, आपको तो लगता होगा इंस्पेक्टर की जिंदगी आराम से कट रही होगी, पैसे मिल ही जाते हैं ना? सर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर गिरीवाल फिर से यहाँ वहाँ की बातें करने लगे थे, इसलिए रोहित ने अपनी आवाज तेज करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, और इस तरह की घटिया बात करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? इतना कहने के साथ ही रोहित ने अपने गुस्से पर काबू रखा और फिर इंस्पेक्टर से कहा, देखो इंस्पेक्टर, अगर मुझसे किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश की तो तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं शांत दिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे। मैं रोहित मारवा हूँ, शायद तुम मेरे बारे में भूल गए हो। नहीं नहीं साहब, आपको कोई कैसे भूल सकता है? मैं इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक भी आपको नहीं भूल सकता। आपने मेरे लिए क्या किया और मैंने जितनी रकम मांगी उतना दिया आपने। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी देखकर रोहित ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तो फिर इस तरह की घटिया बात क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता सनी मेरा भाई है और मैं उसे कितना मानता हूँ? तुम ये बात किसी से भी जाकर पूछ लो, सब तुम्हें बता देंगे कि सनी मेरे लिए बहुत खास है। रोहित के मुंह से ऐसी बात सुनकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जुबान अपने दांतों के बीच रखकर अपना एक हाथ अपने कान पर रखते हुए कहा, अरे साहब, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिर मैं हूँ तो आप ही का एक गुलाम। और मैंने कहा ना आपसे, हम तो जंगल के छोटे मोटे प्राणी हैं, भला शेर के सामने हमारी क्या औकात? हमारा तो घर परिवार ही आप जैसे लोगों की वजह से चलता है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित से थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मगर वो क्या है ना सर, कानून में एक कहावत है जो कभी झूठी साबित नहीं होती। जुर्म चाहे कितना भी सफाई से क्यों न किया जाए, एक न एक दिन जरूर किसी लाश की तरह समंदर के तह पर तैरने लगता है। ये कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित को देखने लगे। रोहित चुपचाप इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था, पर इस बार उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी। इंस्पेक्टर आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर रोहित को भी लगने लगा कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है।
रोहित कुछ कहता, इतने में इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और यहाँ वहाँ देखते हुए रोहित से कहा, सर आपको अभी नमूना दिखा देता हूँ कैसे लाश तैरकर समुद्र की सतह पर जा चुकी है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं भी वो मछुआरा हूँ जो समुद्र की तह से गोता लगाकर मोती चुरा कर लाता हूँ। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी जेब से फोन निकालकर अपना फोन स्क्रीन रोहित की ओर कर दिया और एक वीडियो अचानक ऑन कर दिया। रोहित ने जब इंस्पेक्टर गिरीवाल की फोन स्क्रीन की ओर देखा तो रोहित ने नोटिस किया कि फोन स्क्रीन पर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का टेरेस नजर आ रहा था। ये देखते ही रोहित की नजरें इंस्पेक्टर गिरीवाल की फोन स्क्रीन पर जम गई। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि वीडियो में रोहित और सनी नजर आ रहे थे। रोहित ने जैसे ही वीडियो में सनी को देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। रोहित कुछ देर तक हैरानी से इंस्पेक्टर का फोन स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से इंस्पेक्टर गिरीवाल का फोन अपने हाथों में लेकर रोहित गौर से उस वीडियो को देखने लगा। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि सनी रोता हुआ रोहित के साथ कुछ बात कर रहा था, मगर सनी क्या कह रहा था वो बातें सुनाई नहीं दे रही थी। सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ विजुअल फोटो ही कैप्चर होती है, उस वीडियो में ऑडियो बिल्कुल नहीं था। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि सनी काफी रो रहा था और रोहित धीरे धीरे सनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। रोहित खुद भी इस वीडियो फुटेज को देखकर काफी हैरान नजर आ रहा था। वीडियो फुटेज में सनी अपने कदम पीछे हटा रहा था और वो काफी रो रहा था। सनी की सिसकियां तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर सनी की आंखों से बहते हुए आंसू साफ नजर आ रहे थे उस वीडियो फुटेज में। मगर सबसे ज्यादा हैरानी और चौंकाने वाली बात ये थी कि अगर कोई इस वीडियो फुटेज को देखता तो जरूर उसे ऐसा ही लगता कि रोहित अपने छोटे भाई सनी को डांट रहा था और फटकार लगा रहा था, जिसके बदले में सनी सिसक सिसक कर रो रहा था। ये सब कुछ देखते हुए रोहित ने अचानक से वीडियो को रोक दिया। रोहित ने हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर गिरीवाल बड़ी ही अजीब मुस्कान लिए रोहित को देख रहा था। तभी रोहित ने कहा, इंस्पेक्टर ये सब क्या है और ये वीडियो फोटोज तुम्हारे पास कैसे? रोहित आगे कहता, इतने में इंस्पेक्टर गिरीवाल ने हंसते हुए कहा, आप पहले आगे तो देखिए साहब, आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद रोहित फिर से वीडियो प्ले करके देखने लगा। सनी जिस तरह से अपने हाथ रोहित की ओर बढ़ा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित को अपने पास आने से रोक रहा था। रोहित अभी भी काफी गौर से उस वीडियो फोटोज को देख रहा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब रोहित को इस तरह से घूर घूर कर फोटोज की ओर देखते हुए देखा तो फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ मसलने लगे। वीडियो फोटोज आगे बढ़ती रही, जिसमें नजर आ रहा था कि एक वक्त ऐसा आया कि रोहित सनी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और सनी चिल्ला चिल्लाकर सामने खड़े रोहित से कुछ कह रहा था और फिर रोहित भी अपने हाथ हिला हिलाकर किसी चीज के लिए इनकार कर रहा था। फिर अचानक ही रोहित ने जो देखा वो देखकर उनकी सांसें जम गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो फोटोज में नजर आ रहा था कि रोहित ने सनी की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनी अचानक ही टेरेस से उछलकर दूसरी तरफ चला गया। इस वीडियो फोटोज को देखकर रोहित के होश उड़ गए। वीडियो फोटोज देखने वाला यही समझता कि रोहित ने जानबूझकर अपने छोटे भाई सनी को धक्का मारा था और उसे टेरेस से नीचे धकेल दिया था। वीडियो फोटोज में रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन तो नहीं नजर आ रहे थे, मगर कद काठी और पर्सनालिटी को मिलाने से ये जरूर साबित किया जा सकता था कि वीडियो फोटोज में नजर आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि रोहित ही था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वीडियोज जिस एंगल से शूट हुई थी उस एंगल से ये वीडियोज फोटोज देखने वाला यही समझता कि रोहित ने जानबूझकर अपने छोटे भाई को टेरेस से ढकेल दिया था। रोहित तो उस वीडियोज फुटेज को देखकर हैरान हो गया। वो फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर गिरीवाल को देखता रहा। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने भी मुस्कुराते हुए रोहित के हाथों से अपना फोन लिया और वीडियोज पॉज करते हुए रोहित से कहा, मैंने कहा ना सर आपसे, मैं आपके लिए एक डैम का काम कर रहा हूँ। नदी से बहता हुआ पानी गांव को तबाह न कर दे, इसलिए सरकार डैम बनाती है। उसी तरह आपकी छोटी सी गलती को बहने से रोकने के लिए मैं भी आपके लिए एक डैम बन गया हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ अगर इस गलती का पानी आगे बढ़ा तो फिर अपने बहाव के साथ साथ कई सारे गांव और शहर को अपने साथ उखाड़ कर ले जाएगा। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के कैफेटेरिया में बिक्की पारसी बाबा बनकर होटल के स्टाफ को लंबा चौड़ा लेक्चर सुना रहा था।
काउंटर पर खड़े मैनेजर और जूनियर मैनेजर को डांट फटकार लगाते हुए विक्की तरह तरह के एलिगेशन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पर लगा रहा था। जिस तरह का पारसी बाबा का कैरेक्टर विक्की ने पकड़ा था, उसकी बातें सुनकर और उसकी आवाज सुनकर कई लोगों को हंसी भी आ रही थी। वहीं होटल का स्टाफ इस बात से परेशान था कि उनके बुजुर्ग गेस्ट को किस तरह शांत किया जाए। विक्की के इस बर्ताव से कई गेस्ट को हैरानी हो रही थी तो कई गेस्ट को इंटरटेनमेंट मिल रहा था। तभी काउंटर पर खड़े विक्की के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। जब विक्की ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे खड़ी अनिका ने कहा, अंकल जी बताइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। अनिका को इस तरह अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर पारसी बाबा यानी कि विक्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विक्की समझ चुका था कि अनिका ने उसे पहचान लिया था और अनिका भी अभी इस नाटक में उसका साथ देने वाली थी। विक्की ने अनिका की ओर देखकर अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, अरे दिकरा, तुम क्या मदद करेगा मेरा। एक बुढ़ा आदमी सुबह सुबह एक अच्छा कॉफी पीने को चाहता है, मगर देखो ना, ये होटल का लोग उसका पूरा सवेरा खराब कर दिया। फिर सब लोग बोलते हैं कि अंकल गुस्सा करता है, मगर तुम बोलो तेरा अंकल गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा। मेरा बीबी का मर जाने के बाद मेरे को कोई एक कप कॉफी नहीं पिलाता। मैं अभी तक पूरा दुनिया घूम चुका है, मगर कहीं मेरे को मेरा मरा हुआ बीबी फिर दोस्त के जैसा कॉफी नहीं मिलता। अभी तक तो मैं यही समझता रहा कि पूरा जिंदगी कट कट करने वाला बीबी जब ऊपर चला गया, मैं जैसे कि जेल से आधा आजाद हो गया था। मगर मेरा बीवी को मरे 6 महीना हो गया, मगर 6 महीने में एक बार भी मुझे कहीं पर उसके हाथ का बनेला कॉफी नहीं मिला। आज मेरे को पता चला कि बीवी का क्या कीमत होता है। पारसी बाबा ये बात सुनकर आसपास खड़े कई गेस्ट अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अनिका के ठीक पीछे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड्स भी विक्की की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विक्की ने जिस तरह का कैरेक्टर पकड़ा था और जिस तरह का हुलिया बनाया था, रोहित का खास चीफ सिक्योरिटी गार्ड भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसकी आंखों के सामने खड़े पारसी बाबा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो अनिका से मिलना चाहता था। विक्की और अनिका दोनों ही मन सोच रहे थे कि वो किस तरह से बाकी लोगों की नजरों से बचकर अकेले में मीटिंग कर पाए। विक्की अनिका को कुछ मैसेज देना चाहता था जिसके लिए एकांत बहुत जरूरी था। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि विक्की के पास कुसुम के केस को लेकर कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। अनिका और विक्की ने आंखों ही आंखों से एक दूसरे का इशारा पढ़ लिया था। तभी अनिका ने धीरे से अपने कदम काउंटर की ओर बढ़ाते हुए मैनेजर से कहा, एक काम कीजिए मैनेजर, आप इन अंकल को मेरे टेबल पर शिफ्ट कीजिए और इनके लिए ठीक उसी तरह की कॉफी बनाइए जिस तरह की कॉफी आप मेरे लिए बनाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल को मेरे टेस्ट की कॉफी बेहद पसंद आएगी। जैसे ही अनिका ने ये बात मैनेजर से कही, विक्की को इशारा मिल गया और विक्की ने भी अपनी छड़ी फिर से जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ ठीक है चलो, अगर ये तुम्हारा चैलेंज है तो फिर मेरे को भी दिकरा तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। अगर तुमने जो कॉफी मुझे पिलाई वो मुझे मेरी फिरदौस की याद दिलाती है तो मैं इस होटल पर केस नहीं करूँगा। आसपास खड़े लोग पारसी बाबा की बातें काफी मजाक में ले रहे थे, मगर उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि पारसी बाबा के बेस में आ चुका विक्की अनिका को एक बेहद इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करने आया था। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे निगेटिव मैसेज करके आप लोग मुझे डिमोटिवेट न करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और आप लोगों की ऐसी निगेटिव मैसेज पढ़ के मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट करने की कोशिश न करें।